आरसीसी लेक्चर 4 सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। जैसा कि हम जानते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होती है? ऐसी धरन जिसके तनन क्षेत्र में प्रबलन दिया गया हो। किसमें? तनन क्षेत्र में, तो उसको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं। हमने क्या दिया है? प्रबलन दिया है। ये जो प्रबलन है ये 3 तरीके से हम बीम में डाल सकते हैं, मतलब कि मात्रा के अनुसार जो प्रबलन है हमारी धरन में 3 तरह से डल सकता है। या तो आवश्यकता के बराबर, क्या जितनी आवश्यकता थी उतना ही हमने उसमें प्रबलन दिया, आवश्यकता के बराबर, तो ऐसे काट को कहते हैं संतुलित काट। क्या कहते हैं? संतुलित काट। ओवर रेनफोर्स, इसके नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा जिसमें आवश्यकता से अधिक दिया हो। क्या दिया हो? आवश्यकता से अधिक हो। तो इस तरीके के सेक्शन को कहते हैं अति प्रबलित काट। और जब आवश्यकता से कम दिया गया हो तो काट को कहते हैं अल्प प्रबलित काट। इनमें इस्पात की मात्रा के अनुसार ही इनके नाम है। अल्प प्रबलित क्या है? जब आवश्यकता से कम दिया गया हो, आवश्यकता से कम प्रबलन हो। मतलब कि अगर हमारी धरन में जितनी हमें आवश्यकता थी उतनी ही इस्पात की मात्रा है तो वो संतुलित काट होगी, और अगर इस्पात की मात्रा आवश्यकता से अधिक है तो वो ओवर रेनफोर्स्ड होगी, और कम डाली है तो वो अंडर रेनफोर्स्ड होगी। हर कोई चाहता है कि उसका जो भी डिजाइन है उसमें ना किसी चीज की कमी हो ना किसी चीज की अधिकता हो। मतलब कि हम क्या चाहते हैं? बैलेंस्ड। यही एक आइडल होता है जो हर कोई चाहता है, आइडल। तो सबसे पहले हम बैलेंस सेक्शन को पढ़ते हैं। बैलेंस सेक्शन क्या होता है? ऐसी काट जिसमें कंक्रीट व स्टील में उत्पन्न वास्तविक प्रतिबल अपने अनुगय प्रतिबल के बराबर प्रतिबल पर एक साथ पहुंचे तो ऐसी काट को क्या कहते हैं? संतुलित काट। अगर वास्तविक प्रतिबल और अनुगय प्रतिबल दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं, कौन से? वास्तविक और अनुगय। ये क्या होते हैं? आप पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे। सिग्मा सीबीसी क्या होता है? परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। बंकन संपीड़न में अनुगय प्रतिबल। अब यहाँ वास्तविक प्रतिबल क्या है? सिग्मा सीबीसी डैश, क्या लग जाता है? डैश। ये होता है बंकन संपीड़न में कंक्रीट में वास्तविक प्रतिबल। ये दोनों तो बात हो गई कंक्रीट की। स्टील की करें तो स्टील के लिए क्या होता है? सिग्मा एसटी। सिग्मा एसटी क्या होता है? तनन इस्पात में अनुगय प्रतिबल। यही आ जाता है सिग्मा एसटी डैश। ये होता है तनन इस्पात में वास्तविक प्रतिबल। ये तो है परमिसिबल। ये क्या है? परमिसिबल। ये एक्चुअल में जो उसके अंदर आएंगे, हमने जो मात्रा डाली है उसके अनुसार जो प्रतिबल उत्पन्न होंगे वो क्या है? वास्तविक। और जितने होने चाहिए, आइडल जितने होने चाहिए वो क्या है? अनुगय प्रतिबल। जैसा कि आप मान लीजिए आपको यहां से यहां चलना था, या फिर आप यहां से यहां 1 आवर में चल सकते हैं। 1 घंटे में आप यहां से यहां पहुंच सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपके लिए? परमिसिबल। लेकिन जब एक्चुअल में आप चलना स्टार्ट किए, रियलिटी में जब चलना स्टार्ट किए, तो आप यहां से चले और 1 घंटे में यहीं तक पहुंच पाए, तो क्या आप अपने परमिसिबल तक पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए।
जो परमिसिबल थी लिमिट आपकी वो ये थी, आप एक्चुअल में यहाँ रह गए तो आप बैलेंस नहीं है। लेकिन यदि एक्चुअली में भी आप 1 आवर में एक्चुअल में आप यहीं पहुंच गए तो आपका ये क्या है, बैलेंस। रियलिटी में भी आप यहीं पहुंच गए। सेम यही प्रोसेस हमारा कंक्रीट पे और स्टील के लिए भी फॉलो होता है कि अगर कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल जो उसकी परमिसिबल लिमिट है उसके बराबर तक पहुंच जाए तो वो क्या है, बैलेंस है। बैलेंस सेक्शन को इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसका ड्रॉ देखा जाए सेक्शन, ये आपका सेक्शन है आरसीसी स्ट्रक्चर का। इसमें यहाँ क्या है, प्रबलन जो हम डालते हैं। अब हम इसका प्रतिबल विकृति आरेख खींचते हैं। क्या खींचते हैं, प्रतिबल विकृति आरेख। ये क्या है हमारा, विकृति आरेख, स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम। और ये क्या है, प्रतिबल आरेख, स्ट्रेस डायग्राम। तो ये कंक्रीट में उदासीन सतह पर तो क्या होता है, हर प्रतिबल शून्य है, यहाँ पर क्या है 0। लेकिन कंक्रीट के ऊपर वाले किनारे पर ये क्या है, अधिकतम। तो ये जो परमिसिबल है तो जब इसमें एक्चुअल में जाएंगे वो बराबर होने चाहिए, एक साथ यहाँ पहुंचने चाहिए। इस डेफिनेशन का मतलब ये है। अब हम इस आरेख को लें तो इसमें हमारी ये क्या है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में, प्रबलन के केंद्र से कंक्रीट के दूर तक के किनारे की दूरी को इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। ये है डी, धरन की कुल गहराई। ये बी, धरन की चौड़ाई। माना ये एक्स सी है, उदासीन सतह से कंक्रीट के किनारे वाली दूरी। तो हमारा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस डी में से इस एक्स सी को घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा डी माइनस एक्स सी। तो ये क्या आ गया, डी माइनस एक्स सी, और ये क्या है, एक्स सी। अब यहाँ पर आप जानते हैं ई एस क्या होता है, स्टील में उत्पन्न विकृति। इसी क्या है, कंक्रीट की विकृति। सिग्मा सीबीसी क्या है, कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल। सिग्मा एसटी स्टील में उत्पन्न प्रतिबल। एम क्या है, मापांक अनुपात। एम आपका मापांक अनुपात, जिसकी वैल्यू क्या होती है, हम ज्ञात कर चुके हैं 280 बट्टे में 3 सिग्मा सीबीसी। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए न्यू है ये एक्ससी। ये एक्ससी क्या होता है, उदासीन सतह से जो कंक्रीट के किनारे की दूरी है एक्ससी, ये क्या है, इसको बोलते हैं क्रांतिक अक्ष। इसको बोलते हैं क्रांतिक अक्ष। अब ये क्रांतिक अक्ष क्या होता है इसको जानते हैं। क्रांतिक अक्ष क्रिटिकल एक्सिस, इसको किससे डिनोट करते हैं, एक्ससी से। अगर क्रांतिक अक्ष क्या है, क्रांतिक अक्ष हमारा जो धरन है वो ओवर है, अंडर है या बैलेंस है, मतलब उसमें जो रेनफोर्समेंट प्रबलन डला है वो ज्यादा डला है, कम डला है या सही है, वो पता करने के लिए क्रांतिक अक्ष और वास्तविक अक्ष से ही हम पता कर पाते हैं कि ये किस तरीके का रेनफोर्समेंट डला हुआ है। तो प्रतिबल आरेख से, प्रतिबल आरेख से, प्रतिबल आरेख क्या था, ये आपको बनाने ही आता है। सिग्मा एस टी बाई एम, सिग्मा सीबीसी, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या है डी, ये एक्ससी जो कि हमें फाउंड करनी है, एक्ससी हमें निकालनी है। तो ये डिस्टेंस कितना मिला था हमें, डी माइनस एक्ससी। और ये जो डी होती है जब हम प्रतिबल विकृति आरेख बनाते हैं तो ये जो नीचे का डिस्टेंस लेते हैं ये कभी भी आप पूरा मत लीजिएगा। आपकी रेनफोर्समेंट यहाँ पर डली हुई है तो ये इसकी डी से लिया जाता है।
क्योंकि नीचे की जो कंक्रीट है वो हमारा कोई भी प्रतिबल के में कार्य नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्पात को आवरण देती है। क्या करती है? कवर देती है। ये स्टील को कवर देने के लिए यूज की हुई है, इसलिए इसको क्लियर कवर भी बोलते थे इस डिस्टेंस को। इसका प्रतिबल में कोई रोल नहीं है। तो हम जो भी कैलकुलेशन में डी लेते हैं वो क्या लेते हैं? प्रभावी गहराई, यहां से यहां तक की, नीचे की कुल डी नहीं लेते हैं। अब एक्सी निकालते हैं प्रतिबल आर एक्स से। आप जैसे कि इस फिगर को देख रहे हैं, ये क्या है? दो त्रिभुज है। ये क्या है? दो त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में क्या होता है? ये त्रिभुज का एरिया बराबर होता है, ये त्रिभुज बराबर होता है इसके, ऊपर वाला बराबर है नीचे वाले के। तो इसी इक्वेशन को लेकर हम चलते हैं, तो क्या बनेगा? सिग्मा सीबीसी अपॉन, ये सिग्मा सीबीसी अपॉन एक्ससी बराबर किसके होगा? इसके, सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन डी माइनस एक्स के। सिग्मा एस टी अपॉन एम अपॉन में डी माइनस एक्स सी के। ये बट्टे ये बराबर होगा ये बट्टे ये के। तो अब हम जरा अपनी इक्वेशन पे आते हैं। अगर इस इक्वेशन में हम इसको यहाँ और इसको यहाँ ले आए तो क्या होगा? सिग्मा ये ऊपर ले आओ डी माइनस एक्स सी बट्टे में एक्स सी नीचे है ही, बराबर कितना आ गया? सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन में ये नीचे आ गया इसके, सिग्मा सी बी सी। अगर हम कहें कि हम एक्स सी को अलग अलग डिवाइड कर दें तो क्या होगा? डी अपॉन एक्स सी माइनस इस एक्स सी से ये एक्स सी, एक बार कट गया एक, बराबर ये सेम पहले जैसा ही है, सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन में सिग्मा सी बी सी। अगर हम इस वन को इधर ले आए तो डी अपॉन में एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन में सिग्मा सी बी सी। अब इस m को भी आप नीचे ले आइए क्योंकि ये क्या है? बट्टे में है, m सिग्मा सी बी सी। और ये जो था ये -1 यहाँ आके क्या हो गया? प्लस का 1। हमारा ये क्वेश्चन आ गया। अगर हम m सिग्मा सी बी सी का एलसीएम ले लें, m सिग्मा सी बी सी का एलसीएम ले लें तो m सिग्मा सी बी सी अपॉन में क्या हो गया? सिग्मा एस टी प्लस में m सिग्मा सी बी सी। ये एलसीएम लेने पर आ गया। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m सिग्मा सी बी सी इंटू में d बराबर क्या होगा? एक्स सी सिग्मा एस टी प्लस में m सिग्मा सी बी सी। हमको वैल्यू चाहिए एक्स सी की। किसकी चाहिए? एक्स सी की। तो एक्स सी बराबर क्या आ जाएगा? एक्स सी बराबर हो जाएगा, ये ऊपर है m सिग्मा सी बी सी इंटू में d अपॉन में सिग्मा एस टी प्लस में m सिग्मा सी बी सी। ये हो गया आपका एक्स सी निकालने का फॉर्मूला। मतलब कि जो क्रांतिक अक्ष आपको निकात करनी है वो आप इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। इस फॉर्मूले में आपको पता है m क्या है? मापांक अनुपात, मापांक अनुपात। d क्या है आपकी? इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। मापांक अनुपात निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 280 बट्टे में 3 सिग्मा सी बी सी। इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालते हैं? कुल गहराई में से क्लियर कवर को हटा के और रेनफोर्समेंट के डाया के हाफ को हटा के इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेते हैं। सिग्मा सी बी सी क्या है? सिग्मा सी बी सी की वैल्यू आपको पता है कंक्रीट के गेट के अकॉर्डिंग होती है। अगर m 15 है तो सिग्मा सी बी सी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। m 20 है, m 20 है तो 7 हो जाएगा, m 25 है तो 8.5 हो जाएगा। ये तो कंक्रीट के सिग्मा सी बी सी हो जाएगा। अब सिग्मा एस टी की बात करें तो ये भी स्टील के ग्रेड के अकॉर्डिंग होता है। Fe 250 के लिए 140, Fe 415 के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये वैल्यू आपको खुद रिमेम्बर होती चली जाएंगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? एक्स। अब एक्स क्रांतिक अक्ष तो निकाल लिया, अब हम पता करते हैं वास्तविक उदासीन अक्ष, उसे कैसे फाउंड करते हैं।
वास्तविक उदासीन अक्ष, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या होती है? अगर आपका आरसीसी बीम का सेक्शन है, ये रेनफोर्समेंट है, ऐसी अक्ष जो हमारी धरन को दो बराबर भागों में विभाजित करती है वो उदासीन अक्ष होती है। जो दो बराबर भागों में विभाजित करती है वो क्या होती है? उदासीन अक्ष। ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। ये माना हमने धरन की चौड़ाई b है, कुल गहराई d है, और इफेक्टिव डेप्थ आपको पता है कितनी होती है? d। ये माना हमने x है, उदासीन अक्ष से कंक्रीट के किनारे की दूरी x, इसको आप x a भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ एक्चुअल की बात हो रही है इसलिए। और इस स्टील का एरिया माना MAST, जहां पर m क्या है? मापांक अनुपात, मापांक अनुपात। इसकी वैल्यू 280 3 सिग्मा CBC, ये आपको पता है। AST क्या है? एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, इस्पात का क्षेत्रफल। जो वास्तविक उदासीन अक्ष है दोनों को बराबर बांट रही है, तो हम वास्तविक अक्ष के परतः आघूर्ण लेने पर, वास्तविक अक्ष के परतः आघूर्ण लेने पर अगर हम इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये जो है, पहले इसका लेते हैं हम मूवमेंट, इसका मूवमेंट बराबर किसके मूवमेंट के होगा? नीचे वाले के। ये हमारा संपीड़न जोन है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमें पता है क्या होता है? संपीड़न जोन। और संपीड़न जोन में क्या वर्क करता है? कंक्रीट। और नीचे का क्या है? टेंशन जोन। टेंशन जोन में क्या वर्क करता है? स्टील। तो हमें कंक्रीट के मूवमेंट स्ट्रेसेस का अपॉन में स्टील का करना है। तो कंक्रीट का क्या होता है? एरिया बी, इसका क्या होगा? अगर ये आपका स्क्वायर है, बी इंटू एक्स, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया बी इंटू एक्स इंटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आप पढ़े हैं कि जो भी फोर्स होता है वो कहाँ वर्क करता है? आधे पर। और ये किसके अबाउट ले रहे हैं हम? न्यूट्रल एक्सिस के। तो ये जो डिस्टेंस है कहाँ पर कार्य करेगा? ये बी इंटू एक्स, इसके आधे पर, x/2 पर, x के आधे पर काम करेगा और न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो हमने उदासीन सतह से इसकी दूरी ली x/2, ये आ गया आपका x/2। ये बराबर किसके होगा? नीचे वाले टेंशन जोन के। टेंशन जोन का एरिया क्या है? इसमें हम कंक्रीट का एरिया नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की कंक्रीट कोई वर्क नहीं करती है। वर्क क्या कर रही है आपकी? स्टील। और स्टील का एरिया क्या है? MAST। यहाँ पे ये जो M यूज होता है ये कंक्रीट और स्टील को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है, मापांक अनुपात। इसलिए हमेशा स्टील का चाहे सिग्मा ST की बात करें उसके साथ M यूज होता है, एरिया की बात करें उसके साथ M यूज होता है। अब MAST जो है ये स्टील, इसका डिस्टेंस निकालेंगे किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट। इस स्टील का एक्सिस के अबाउट मूवमेंट कितना होगा? डिस्टेंस, ये टोटल d है, इतना x है, तो ये क्या हो गया? d - x। तो यहाँ पर हम इंटू में ले लेंगे, डिस्टेंस कितना हो गया? d - x। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 bx² बराबर MAST d - x। और एक्चुअल एक्सिस निकालने का आपका ये फॉर्मूला है। यहाँ पर b क्या है? धरन की चौड़ाई, x क्या है जो हमें ज्ञात करनी है? m मॉड्यूलर रेशियो, AST एरिया ऑफ स्टील, और d है इफेक्टिव डेप्थ। ये d है इफेक्टिव डेप्थ। इसमें आपको ये x और ये x फाउंड करनी है। ये एक ही x है जो कि आपकी इस फॉर्म में चेंज हो सकती है अगर आप देखें, और इस फॉर्म से आप x की वैल्यू फाउंड कर सकते हैं। यहाँ से आपकी XA फाउंड हो जाएगी। क्या फाउंड हो जाएगी? XA। और XC आपने किससे फाउंड की थी? M सिग्मा CBC इंटू D अपॉन में सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC से।
यहाँ से आपने एक्स ही फाउंड कर ली थी। जब आपकी एक्स और एक्स की वैल्यू निकल जाएंगी और यदि एक्स ए बराबर होगी एक्स सी के, तो हमारा काट बैलेंस होगा, हमारा काट बैलेंस्ड होगा। मतलब कि इसमें जो इस्पात की मात्रा है वो बैलेंस्ड है। अगर एक्स और एक्स सी को कंपेयर करते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर आती है, तो हमारा सेक्शन बैलेंस है। और इस तरीके से हम क्रांतिक अक्ष और वास्तविक अक्ष को कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि हमारी धरण ओवर है, अंडर है या बैलेंस्ड है।